नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विदेश नीति के बारे में। यस, फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की पिछले 10 सालों में कैसी रही है उसके बारे में बात करेंगे। सुषमा स्वराज से लेके एस जयशंकर, भारत का जो स्टेचर है पूरी दुनिया में कितना बड़ा किया है, पड़ोसी देशों से लेके पूरी दुनिया में कैसे भारत का आज दर्जा आगे तक गया है। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं यशपाल चौहान साहब। चौहान साहब, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद नील भाई, धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी शुक्रिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि यार विदेश नीति में मोदी जी की शासन की शायद सबसे कमज़ोर कड़ी होने वाली है, क्योंकि उनके पास विदेश नीति का तो कोई अनुभव नहीं था और विदेशों से जो कैसे टैकल करते हैं वो सब के पर्याप्त अनुभव नहीं था। तो नील भाई, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ना कई सारी चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर की सहायता से और अपने साहसिक, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व के आधार पर देश की छवि को और देश की प्रोफाइल को ऊपर उठाया। भारत दुनिया में पसंदीदा, मतलब लोग बहुत चाहने लगे अपने मन से कि भारत को के साथ पार्टनरशिप की जाए, और वो भी लॉजिक के बेस पे। और इंडिया को ऐसा माना गया कि भाई ये सब देशों में सर्वसम्मति बना सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मोदी के प्रथम कार्यकाल में 2014 से 2019 तक स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही थी, और 2019 के बाद जो द्वितीय कार्यकाल में वर्तमान विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीतियों के कई पैरामीटर हैं। तो मैं सबसे पहले जो उन्होंने प्रायोरिटी पे लिया था, पहली नीति ली थी कि पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट की नीति ली थी। और इसीलिए उन्होंने 26 मई 2014 को, जब वो अपने प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने वाले थे, तब उन्होंने सार्क देशों के, जो हमारे सारे पड़ोसी हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, शासन अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान के नवाज शरीफ जी भी आए थे। और जब उन्होंने द्वितीय बार प्रधानमंत्री की शपथ जो ली 30 मई 2019 को, तब उन्होंने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया था। बेसिकली उन्होंने जो पहली शपथ ग्रहण 2014 में उन्होंने सार्क देशों को, पड़ोसियों को किया था, तो द्वितीय बार उन्होंने सार्क देशों को ना करते हुए एक बिम्स्टेक ग्रुप के लीडर्स को किया था। बिम्स्टेक मीन्स बंगाल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया था। और साथ में उस समय किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट को भी आमंत्रित किया था। अब आप पूछेंगे किर्गिस्तान के क्यों? क्योंकि वो उस समय SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। तो जो बिम्स्टेक है वो क्या है? एक्चुअली ये बिम्स्टेक जो ग्रुप था, ये इंडिया ने, भारत ने उस समय रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था इस ग्रुप को, क्योंकि तब सार्क जो रीजन था, सार्क ग्रुप था 2019 में, वो एक तरह से मृत प्राय हो गया था। और ये ग्रुप की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये उस समय 1.6 बिलियन लोगों का ग्रुप था, अगर सबका जनसंख्या का टोटल किया जाए, जो लगभग 22% टोटल कुल विश्व की आबादी का हिस्सा था। तो यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना मैं पसंद करूँगा कि पाकिस्तान द्वारा सार्क जो हमारा ग्रुप था, सार्क ग्रुप, उसमें
काफ़ी आर्थिक एकीकरण में मतलब पाकिस्तान द्वारा बाधाएं दी जा रही थी, और उसके अलावा हम ये समझते थे कि पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने उस समय 2019 के शपथ ग्रहण में सार्क को एक तरफ करते हुए बिम्स्टेक ग्रुप को रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था। ओके। और ना सिर्फ 2019 में, ये शुरुआत पहले ही हो गई थी। 2016 में भी जब एक गोवा में ब्रिक्स देशों के साथ एक आउटरीच सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने सारे बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट किया था, ना कि सार्क के देशों। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी मतलब समझने वाली बात है, क्योंकि हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं मोदी जी की। तो जो 2019 में जब वो जीते थे, तो इमरान खान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पाकिस्तान के थे, उन्होंने ट्विटर पे उनको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी दिया था, और इसके बाद उन्होंने फोन पर भी उनको कांग्रेचुलेट किया था, बधाई दी थी प्रधानमंत्री बनने पे। इसके बावजूद भी मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान को नहीं बुलाने का डिसीजन, निर्णय लिया गया, क्योंकि तब क्लियरली भारत ने सोच लिया था कि हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेररिज्म पर को छोड़ के। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म नहीं करता, तब तक हम लोग उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो बिम्स्टेक के देशों को 2019 के शपथ ग्रहण में बुलाना का एक और भी मतलब था कि हम एक्ट ईस्ट नीति को ना पे बल दे रहे हैं। मैं अभी आगे चल के एक्ट ईस्ट नीति पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसका भी उद्देश्य ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करना था, और इस इन्विटेशन द्वारा हम दक्षिण पूर्व एशिया के इस क्षेत्र में भारत की प्रोफाइल को बढ़ाना चाहते थे। और साथ ही एक और भी मतलब था जो महत्वपूर्ण है, हमको ध्यान देना होगा कि हम इस दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत और चीन के प्रभाव को बेहतर ढंग से संतुलित करना चाहते थे, बैलेंस करना चाहते थे। करेक्ट। अगस्त 2014 में, मतलब 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पहली यात्रा नेपाल की थी, जो 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल की यात्रा की गई थी। और इसके बाद नवंबर 2014 में भी मोदी जी ने अपनी यात्रा की थी। 2018 में उन्होंने 2 बार यात्राएं की, और अगेन 2022 में उन्होंने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के आमंत्रण पे यात्रा की थी। तो बांग्लादेश के बारे में हम बात करते हैं कि मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंध कैसे प्रगाढ़ किए। तो 2014 में ही उन्होंने जो इंदिरा गांधी और मुजीब समझौता था, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर था, उसको सर्वमान्य ढंग से उसको अपनी संसद में पारित कराया। चौहान साहब, ये कोई डिस्प्यूट था, ये समझौता था किस बात का? दर्शक जानना चाहेंगे, बांग्लादेश और भारत के बीच में। गुड नील, बहुत अति उत्तम क्वेश्चन है कि ये समझौता क्या था। ये समझौता एक्चुअली 16 मई 1974 को इंदिरा गांधी और उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान के बीच में किया गया था। और ये समझौता दोनों देशों को अपनी संसद में पारित करवाना था, और इसके बाद इसको लागू करना था। तो आप यहाँ जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये समझौता 16 मई 1974 को हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान ने साइन किए थे, और 28 नवंबर 1974 को बांग्लादेश संसद ने इसको पास कर दिया था, पुष्टि कर दी थी इसकी, और उनके अपने संविधान में संशोधन कर दिया था, जो तीसरा संशोधन था उनके संविधान का। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
सन 2014 में इंदिरा मुजीब समझौते को संसद में पुष्टि करते हुए पारित कराया गया, पास कराया गया। तो जब ये 1974 के समझौते को 2014 में भारतीय संसद में इसकी पुष्टि गई, इसको पास कराया गया, तो बांग्लादेश यही बोला था कि यार क्या हुआ है, ये क्या 40 सरकार में अचानक भारत सरकार कैसे जाग गई। और उसने भारतीय संसद में इसकी पुष्टि कराई और समझौते पर मोहर लगाई। तो नील भाई ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ये थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेट भी था। अभी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, उससे आपको समझ में आएगा कि मतलब आप खुद समझेंगे, हमारे दर्शक समझेंगे कि ऐसा क्या बात थी। एक्चुअली इस समझौते के अंतर्गत ना एक चीज थी जो भारत का जो इसमें फिगर में आप देखेंगे, जो जिग जैग जो बॉर्डर डिस्प्यूट था हमारा, थोड़ा हमारे अंदर थोड़ा उनके अंदर, फिर ऐसा एक दूसरे के क्षेत्रों में बड़ा घुसा हुआ था, एकदम प्लान क्लियर कट बॉर्डर लाइन नहीं थी। तो इसमें कुछ हिस्सों को उनको देना था भारत सरकार के, और कुछ हिस्सों को हमको लेना था। तो इसमें एक चीज ये थी कि ये जो लैंड देन था ना, इसमें कोई मुआवजा नहीं मिलना था, कोई पैसे नहीं मिलना थे, ये एक फ्री का हैंडओवर था। तो इस फ्री के हैंडओवर के कारण ये तभी हो सकता था जबकि संविधान में संशोधन किया जाता, दोनों तरफ के, दोनों देशों के। तो 1974 उसी साल में बांग्लादेश ने तो अपना संविधान में संशोधन किया था, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा था। और एक्चुअली एक और इस तरह का हस्तांतरण का एक पुराना मामला था, जिसमें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सरकार केवल और सिर्फ केवल इस तरह के संशोधन के माध्यम से ही किसी भारत का ना कोई एरिया को इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है, उसके साथ खेल सकती है। और वो संशोधन बहुमत में पास होना चाहिए, और बहुमत में कितना कि 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, 2/3 फुल मेजोरिटी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बीच में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब 1980 में जीती थी तो उन्होंने 352 पूर्ण बहुमत की सरकारी बनाई थी। फिर बीच में राजीव गांधी जब 84 में जीते थे तो 400+ पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और मोदी जी ने आते ही इस कार्यक्रम को अपने पहले ही साल में 2014 में ही संसद में पूर्ण बहुमत से इसको पारित कराया, और बांग्लादेश के साथ एक सुदृढ़ सॉलिड रिलेशन की शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने अपना इंटेंशन दिखाया कि हम तुरंत एक्ट करना चाहते हैं चीज़ों पे, जो एक्टिस्ट पॉलिसी। अब हम आते हैं श्रीलंका के ऊपर। तो श्रीलंका के साथ भी ना मार्च 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा यात्रा की गई, और ये यात्रा का भी ना किसी प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा में 28 साल के गैप के बाद की गई थी। उनसे पहले 28 साल पहले कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका गया था, 28 साल के दौरान कोई नहीं गया था। बट मोदी जी ने मार्च 2015 मतलब अपने पहले ही वर्ष के दौरान, कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की, जो द्विपक्षीय यात्रा थी। ओके, तो चौहान साहब, ऐसा तो क्या हुआ था कि 28 साल का टाइम लग गया एक प्रधानमंत्री को आपके पड़ोसी से मिलने में? श्रीलंका तो हमारा सबसे करीबी देश है, 28 साल का टाइम लग गया। अति उत्तम। दर्शकों के भी मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी क्या बात हुई कि जो हमारा इतना पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें 28 साल तक कोई प्रधानमंत्री द्वारा विजिट नहीं की गई। तो 2015 में से अगर हम 28 साल पीछे जाते हैं, मतलब 1987 आता है।
1987 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा यात्रा की गई थी। और वो राजीव गांधी द्वारा जो यात्रा की गई थी, तब श्रीलंका के अंदरूनी विवाद चल रहे थे। उस समय वो जाफना का इश्यू चल रहा था, जो तमिल और सिंगलों के बीच में विवाद था, गृह युद्ध वगैरह, गृह युद्ध जैसे ही था। यस, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा शांति सेना भेजी गई थी, और तभी उन्होंने अपना श्रीलंका में विजिट किया था। हालांकि आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, जब वो गए थे तो 29 जुलाई 1987 में, इसमें पहचान पा रहे हैं कौन खड़े हैं, कौन झुके हुए खड़े हैं? राजीव गांधी। अभी आपने बिल्कुल सही बताया, सही पहचाना कि ये हमारे स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और ये एक पहला इंसिडेंट, पहली घटना थी कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर विदेश की जमीन पर कोई हमला किया गया था, फिजिकल हमला। ओके। और इसमें राजीव गांधी जी ने बिल्कुल समय पर अपने आप को झुकाकर बचा लिया था, तो उनको कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। पर ये उस समय हमारे जो श्रीलंका में तमिल और सिंगलों के बीच में हम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, उसको हल करने के लिए अपना भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उस दखलंदाजी से कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे, प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे, जिसके फलस्वरूप ये घटना हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है, जिसमें लिट्टे का हाथ। ओके। तो फिर इसके बाद कई वजहों से कभी ऐसा प्रोग्राम भी नहीं बनता है। लेकिन हमको फिर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष के अंदर श्रीलंका विजिट की, द्विपक्षीय वार्ता की, और उनसे अपना संबंध बनाने के, प्रगाढ़ करने की कोशिश करने का इंटेंशन, भावनाओं को जाहिर किया, उस पर तुरंत कार्य किया। और अभी का जो क्राइसिस हुआ था 2022 में, जब श्रीलंका का को एक ऐसा लग रहा था कि दिवालियापन के बिल्कुल कगार पे पहुंच गया है, तब भारत ने उनको तत्काल और आवश्यक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए $4.5 बिलियन का सहयोग किया, क्रेडिट दी उनको। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि श्रीलंका के साथ भारत ने पिछले 10 सालों में किस तरह से अपने संबंधों को बहुत प्रगाढ़ किया है और अपने प्रोफाइल को उनके ऊंचा भी किया। तो नील भाई, आप देखेंगे कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, मतलब पड़ोसी पहले, उसकी कितनी सफलता रही है कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं ना, उनके साथ जो 2014 के से पहले जैसे संबंध थे 2013 में, वो 2024 के संबंधों की तुलना की जाए तो वो बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। सिर्फ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन और अभी हाल में मालदीव भी। तो जो पाकिस्तान और चीन, मालदीव के साथ जो संबंधों में कमी आई, उसका कारण ना भारत की कोई विफलता या भारत के द्वारा उठाया कोई गलत कदम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, चीन और मालदीव द्वारा उनकी जो घरेलू राजनीतिक या रणनीतिक कारणों के द्वारा उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी वजह से ये संबंधों में गिरावट आई है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों के साथ साथ ना, जो चीन द्वारा भी भारत क्षेत्र में जो घुसपैठ की गई थी, इन सब चीज़ों का जवाब, मतलब चीन द्वारा, आपको ध्यान होगा, गलवान में की गई थी, सही है, लद्दाख के एरिया में भी। तो भारत ने चीन की गतिविधियां इस तरह की, पाकिस्तान की गतिविधियों का दृढ़ता से जवाब दिया है। जैसे अभी हाल में कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो ये सब चीज़ों की वजह से इनके साथ संबंधों में गिरावट आई।
और मैं फिर से कहूँगा, फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसका कारण भारत नहीं है या भारत के द्वारा उठाए गए कदम नहीं है। यह गिरावट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन के द्वारा की गई गतिविधियां या उनकी जो स्ट्रेटजी है उसके द्वारा कमी आती है। और जहाँ तक मालदीव की बात है, तो अभी जो नए हैं मोहित जो इसी साल सत्ता में आए हैं, उनका बेसिक्स उनके द्वारा मतलब भारत हटाओ इंडिया आउट के ही अभियान पे आए हैं। वो उनका चुनाव का ही जो प्रमुख मुद्दा था वो यही था, इंडिया आउट। तो पूरी तरह से तो आप समझ सकते हैं एंटी इंडिया है, तो इस वजह से तो गिरावट आना था। लेकिन यहाँ पर भी मालदीव के मामले में भी मैं एक तारीफ करना चाहूँगा भारत की, भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की। क्या तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने भारत की स्थिति को ना एक परिपक्व मैच्योर राजनेता की तरह हैंडल किया है। मालदीव के साथ कोई हम लोग रिवेंज पे नहीं गए हैं कि इंडिया आउट तो हम लोग बदले की राजनीति कर रहे हो या बदले की विदेश नीति कर रहे हैं। नहीं, भारत एक बहुत परिपक्व मैच्योर नेता की तरह, मैच्योर देश की तरह मालदीव के साथ संबंध बनाए हुए हैं, उनको अभी भी हेल्प कर रहे हैं और साथ में एक दृष्टि, एक नज़र बनाए हुए हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। हो सकता है मोहित जी को अक्ल आ जाए और हमारे संबंध फिर से बेहतरी की ओर बढ़े। तो चौहान साहब, आपने हमारे दर्शकों को ये सब बताया कि कैसे भारत ने हमारे पड़ोसी देशों के साथ, वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना, मालदीव्स या पाकिस्तान, सभी के साथ हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। खास करके हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाइना और पाकिस्तान या मालदीव्स को देखें तो ये अपवाद थे, लेकिन सभी के साथ मोदी सरकार ने कुछ अच्छा ही चीज़ें की हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात करें अरब देशों की, तो अरब देशों के साथ हमारे कितने रिश्ते पहले से बढ़े हैं। नील भाई, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि जो पहली पॉलिसी थी जो प्रायोरिटी पर रखी थी, नेबरहुड पॉलिसी, पड़ोसी पहले, इसके बाद उन्होंने दूसरी पॉलिसी उनका ये भी रहा लिंक वेस्ट पॉलिसी। ओके। कि हमको वेस्ट मतलब पश्चिम, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ कैसे लिंक करना है, तो उसको लिंक वेस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से ना ये पश्चिम देशों के साथ, पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो भारत के संबंधों को गहरा और व्यापक बनाया है। ये एक मोदी जी की भारत के पिछले 10 साल की ना विदेश नीति की एक बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी सफलताओं में से एक सफलता है कि हमने किस तरह, क्योंकि अगर पहले का अगर याद देखा जाए तो ये जो पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के जो देश थे, जो आप अरब कंट्रीज बोल रहे हैं, तो नील भाई ना, ये जो मध्य पूर्व, जो पश्चिम एशिया के मध्य पूर्व के जो देश, अरब देश, ये भारत को पहले किस नज़र से देखते थे? ये भारत को पाकिस्तान के एक इस्लामी चश्मे की नज़र से देखते थे। मतलब जो इस्लाम के धार्मिक चश्मा जो पाकिस्तान जैसे उनको ट्यून करता था, जो वो भूमिका बनाता था, उसके आधार पर भारत को वो देखते थे। लेकिन आज ये बात नहीं रही, आज बात बदल चुकी है और भारत इन देशों के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक, मतलब स्ट्रेटेजी वाला भी भागीदार, साझेदार, पार्टनर बन के उभरा है। यह सफलता एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की विदेश नीति की पिछले 10 साल में, कि अब जो पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व के देश हमारे पार्टनर बन चुके हैं।
चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो रणनीतिक हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या फिर पॉलिटिकल हो। ओके। तो ये सब चीज़ों से स्पष्ट है। और हम देखते भी हैं कि सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, बहरीन, मिस्र, इजिप्ट, फिलिस्तीन, कतर, कुवैत, ओमान, इन सारे देशों ने जो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मोदी जी को दिए हैं। तो ये दिखाता है कि पिछले 10 साल में जो मोदी जी की विदेश नीति, चाहे वो सुषमा स्वराज जी द्वारा की गई हो, एस जयशंकर के द्वारा बढ़ाई गई हो, कितनी सफल रही है कि अब हम इन सब देशों के साझेदार पार्टनर बन गए हैं, चाहे वो आर्थिक हो क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, या रणनीतिक क्षेत्र भी, मीन्स स्ट्रेटेजी। अभी ये सारे देश भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं। तो 2014 से पहले की स्थिति और 2024 की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो ये भारत की विदेश नीति की जो पैरामीटर था, एक पॉलिसी थी, लिंक वेस्ट पॉलिसी, ये उसकी एक सफलता थी कि मोदी के प्रथम सरकार के कार्यकाल के दौरान ही यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को इनवाइट किया था, निमंत्रित किया था। और किस चीज के लिए निमंत्रित किया था कि जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग में एज ए गेस्ट इनवाइट किया था। इससे पहले कभी किसी भारतीय को नहीं बुलाया गया था। तुमको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो मुस्लिमों की संख्या है वो तो शायद पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होगी। हाँ। तो जब इतने मुसलमान हैं हमारे देश में हैं, तो भारत को तो इसका मेंबर होना चाहिए था। ओके। भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मतलब यही है कि जहाँ पे इसमें 58 देश हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम है, तो वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। करेक्ट। लेकिन भारत को शायद मेंबरशिप भी इसलिए नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। और दूसरा, सुषमा स्वराज को भी जब निमंत्रण किया था तो पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने उनके विरोध को एक तरफ करते हुए सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया था। तो ये बताता है कि हमारी विदेश नीति कितनी सफल है। और इसके साथ ही ना, जब 2019 में भारत सरकार द्वारा धारा 370 को, जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थी, जब उसको ख़त्म किया गया था, तो ये किसी भी देश, मिडिल ईस्ट के देश थे, इन सारे देशों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और इस चीज को भारत की अंदरूनी मामला बताते हुए इसको एक सामान्य घटना करार दिया था। साथ में ही जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, उसने टूरिज्म, मतलब आतिथ्य और जो पर्यटन का जो बुनियादी ढांचा होता है, स्ट्रक्चर, इसके विकास कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने अपना वो जताया कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और कितना पैसा? $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिया है। तो मतलब फिर मैं बोलूँगा कि जो पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के जो देश हैं, अरब देश,
इसमें भारत की विदेश नीति पिछले 10 सालों में की सफलता का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है। एक और पॉइंट बताता हूँ कि अभी हाल में जो भारत के जो 8 रिटायर्ड जो नेवी ऑफिसर थे, जिनको जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी गई थी, कतर के अमीर द्वारा उनको माफ कर दिया गया और उनको भारत लौटने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है भारत की विदेश नीति की, जिसके अंदर किसी देश ने पहले तो उन्हें मौत की सजा सुनाई, उसके बाद में उन्हें माफ कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी सफल रही है और सुषमा स्वराज और जयशंकर जी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उसको सफल से सफल बनाया जाए। तो चौहान साहब, ये तो वेस्ट लिंक की पॉलिसी आपने बताई अरब देशों के साथ, एक्ट ईस्ट की भी पॉलिसी आप बता रहे थे, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, तो नील भाई आप पूछ रहे थे कि मैंने भी पहले जिक्र किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, मैं आपके दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगा। 1991 में जब नरसिंह राव की सरकार थी तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की तरफ हम देखें। और जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसी, जो पहले की पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, उसको बरकरार करते हुए उसको चेंज किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब अब हम उस पर एग्रेसिवली काम करेंगे, उस पर हम अपनी पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे। नील भाई, जैसे मैं बता रहा था कि पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो नरसिंह राव जी ने शुरू की थी और मोदी जी ने उसको बरकरार करते हुए उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह चेंज किया। और ये पॉलिसी है क्या, ये किन देशों के लिए थी? तो ये जो हमारे पूर्व में देश हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब देश। तो अभी दर्शकों को इस मन में सवाल आ रहा हो कि यार नरसिंह राव के टाइम भी ऐसी क्या, मतलब कौन सी चीज़ें थी, क्या कारण थे कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई। तो अगर आपको मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूँ कि 1991 के आसपास विश्व में बहुत चेंज हुआ। एक मेजर चेंज हुआ था, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। वो चेंज क्या था कि उस समय जो सोवियत रूस था, USSR, वो विघटन हुआ था उसका और अलग अलग देश बने थे, इसमें रशिया प्रमुख था उस समय। और उसी समय चीन ने अपने उत्थान को, अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था और मैं तो कहूँगा कि थोड़े मसल्स दिखाना भी शुरू कर दिए थे। मतलब थोड़ा थोड़ा अपनी ताकत का परिचय हल्के हल्के अंदाज में चीन ने देना शुरू कर दिया था। और अभी भी जैसे आपको पता होगा कि ये जो साउथ चाइना का विवाद है, जो इसमें दिख रहा है साउथ चाइना, उसमें चीन अपना पूरा कहता है कि ये तो पूरा मेरा है, जबकि ये जो लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और ये सारे देशों का भी कहना है कि नहीं, जो समुद्र की कुछ जो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से होता है कि भाई सीमा, समुद्र की कितनी सीमा तक हमारे देश का अधिकार होगा, किस देश का अधिकार कहाँ तक होगा, तो ये सब विवादित है साउथ चाइना। तो यहाँ पे एक अपनी पकड़ बनाने के लिए एक स्पेशली लुक ईस्ट पॉलिसी जो नरसिंह राव के टाइम पे बनाई गई थी, जिसमें वो नज़र रखे हुए थे कि आखिर चल क्या रहा है या हमको क्या एक्शन लेने की जरूरत है। मोदी जी के कार्यकाल में 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कुछ काम करना है हमको, जिसमें इन सारे देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना है और वहाँ पे अपनी एक राजनीतिक प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति, अपनी उपस्थिति को भी वहाँ पे दिखाना है इस क्षेत्र में जो साउथ चाइना के सी के आसपास है।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है विदेश नीति की तरफ से। और इसमें मैं कहूँगा, मुझे खुशी है कि भारत की विदेश नीति इस एरिया में भी काफ़ी हद तक सफल हुई है। तो इस क्षेत्र के देशों में समिट्स में मोदी जी ने और उनकी जो विदेश का मंत्रियों ने काफ़ी विजिट्स की और एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा, लगातार रहा। आप देख सकते हैं, ये सिंगारी समिट का एक सीन है, का फोटो है। यहाँ पे उनको एक सेंटर स्टेज भी मिली है। तो बेसिकली हमारा विजन क्या था, व्हाट इज इंडिया विजन, इंडिया का दृष्टिकोण क्या था, इसके लिए एक बहुत पॉपुलर वर्ड वहाँ पे इसमें यूज हुआ, सागर। तो यहाँ पर सागर का मतलब वो सागर नहीं है, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का दृष्टिकोण है कि सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और उसमें मैं जो एग्जैक्टली मोदी जी ने जो एड्रेस किया था वो बताता हूँ इंग्लिश में, मैं बात को उसको हिंदी में भी बताऊंगा। जो मोदी एड्रेस इन द सिंगाली डायलॉग इन जून 2018 में, such an order must believe in sovereignty and territorial integrity as well as equality of all nations, irrespective of size and strength. These rules and norms should be based on the consent of all, not on the power of the few. This must be based on faith in dialogue, not on dependence on force. तो अभी मैंने जो चाइना का जो फोर्स है साउथ चाइना सी को लेके जो क्लेम है, आपको लग रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल लिंक होता है। करेक्ट। मैं अपने दर्शकों को हिंदी में बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला था। मोदी जी ने ये रेखांकित किया कि इस तरह के आदेश को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ आकार और ताकत के बावजूद, साइज एंड फोर्स, सभी देशों की समानता में विश्वास करना चाहिए। ये नियम और मापदंड सभी की सहमति पे आधारित होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के बल पे। और यह बातचीत में विश्वास पे आधारित होना चाहिए, फेथ इन डायलॉग, ना कि बल की निर्भरता पे, नॉट ऑन डिपेंडेंस ऑफ फोर्स। तो आप देख रहे होंगे इनडायरेक्टली मैसेज कहाँ जा रहा है, चाइना चाइना को। यस, तो ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, सिर्फ बातें कर रहा है। इट्स नॉट ओनली लिप सर्विस, भारत ने काम भी किए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो मिशन सागर, हमारे INS केसरी शिप को, जहाज को इस सामुद्रिक क्षेत्र में लगाया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, जूम करके भी दिखाया हुआ है कि देखिए लगाया हुआ। तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हमने हर कंट्री के साथ किया हुआ है, इंटेंसिव एंगेजमेंट। जैसे आपने सुना होगा ना, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU बोलते हैं, ऐसे इंटेंसिव एंगेजमेंट किया हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण बताता हूँ मैं। अगरतला जो इंडिया में है, अखौरा के रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश डेवलप की गई है। इसमें बहुत सारे काम अभी संपन्न भी हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज एंड इनलैंड वाटर वेज थ्रू बांग्लादेश के अंदर से हमने नहरों और उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। म्यांमार थाईलैंड के बीच में एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और ये हम लोगों ने ट्राइलेटरल, मतलब भारत इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और ये कनेक्ट किस किस को करता है, नॉर्थ ईस्ट विथ म्यांमार एंड थाईलैंड, हमारा नॉर्थ ईस्ट को। ओके। रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इंडिया जापान एक्ट के
ईस्ट फोरम पे लिया गया था। ईस्ट में चले जाते हैं तो फाइनली आप यू विल रीच, आप जापान पहुंचेंगे। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे हम सेपरेटली बात करेंगे, जैसे जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना। अगर दर्शकों को फील होता है, दर्शकों का डिमांड आता है, तो हम इन पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे जो उस देश के साथ ही होगा। श्योर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे आते हैं तो भारत ना शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में जमीनी स्तर पे वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट, विकास में काम कर रहा है। उसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, वहाँ पे QIP मीन्स क्विक एक्शन, त्वरित प्रभाव परियोजनाएं उन्होंने चलाई हैं, क्विक एक्शन प्लान्स। और भारत और जापान ने CEPA में ना मतलब एक व्यापक आर्थिक साझेदारी पे हस्ताक्षर भी किए हैं। ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी सारे एरिया हैं जिनको मैंने यहाँ पे रेखांकित किया है कि वार्षिक शिखर सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, एंगेजमेंट के जो लेवल्स हैं, रणनीतिक वार्ता, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक अगेन, मैं समझिए आप वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी चल रही, साउथ चाइना को लेके ही है सारी। करेक्ट। डिफेंस, टेररिज्म काउंटर, समुद्री सहयोग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेदर चेंज। आई मीन सुन, ये सिर्फ हम लोग एक ही जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ एक पैरामीटर पे नहीं है कि ओनली स्ट्रेटेजिक है या डिफेंस है, से मल्टी डायमेंशनल कई चीज़ों पे आधारित है जिससे वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो। तो चौहान साहब, इसीलिए जो छोटे छोटे देश है फिलीपींस जैसे, इनके डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट वहाँ कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं देशों को। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसमें भारत एक्सपोर्ट करके उनको अपने पैरों पे खड़ा, उनकी डिफेंस वो खुद कर सकें, उनको इतना कैपेबल बनाया जा रहा है। और इसलिए भारत ना किसी की परवाह करते हुए किसको अच्छा लगेगा किसको खराब लगेगा, और उनको सहायता कर रहा है। तो नील भाई, अभी हमने भारत की विदेश नीति के जो 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला, नेबरहुड पॉलिसी, पड़ोसी पहले। दूसरा, लिंक वेस्ट पॉलिसी, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मध्य पूर्व के जो देश हैं, पश्चिम एशिया के क्षेत्र। और तीसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पूरे हमारे पूर्वी क्षेत्र के देश हैं उनके साथ। और यहाँ ये बड़ा खुशी की बात है कि इन तीनों पॉलिसीज पे भारत को बड़ी सफलताएं मिली है। जो हालात, जो चुनौतियों को देखा जाए, उनको नज़र डालते हुए भारत ने इसमें अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी बेसिक थीम है, कॉमन थीम है, मैं तो कहूँगा वो नींव का पत्थर है जो हमारी विदेश नीति जिस पे टिकी होती है, जिससे हमारी विदेश नीति बनती है। और उस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने हर जगह, हर देश में जाके बार बार बोला है। और वो क्या है? तो वो जो कॉमन थीम है, जो हमारे नींव का पत्थर है विदेश नीति का, वो ये है वसुधैव कुटुंबम। और ये जो वन वर्ल्ड टीवी समिट हुआ था G20 के दौरान 24 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने बड़ा क्लियरली बोला उसमें कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम में, यानी द होल वर्ल्ड इज द वन फैमिली, करेक्ट, की भावना में झलकता है। और ये चीज वसुधैव कुटुंबकम
मोदी जी या जयशंकर प्रसाद या सुषमा स्वराज जी ने जहाँ भी कहीं विदेश में गए हैं वहाँ पे ये हर संबोधन में इस चीज को बोला है कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। करेक्ट। हम सबका कल्याण चाहते हैं। तो ये जो प्राचीन विचार है उन्होंने उस समय बोला, ये आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो वसुदेव कुटुंबकम के अलावा भी ना राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक क्षेत्रों में दूरगामी पहल किया है। दूरगामी पहल करते हुए मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भारत का नेतृत्व करने के लिए ना योग का सहारा लिया, आयुर्वेद का सहारा लिया है। और अभी जो मल्टीग्रेन है, मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सब को उठाने का काम किया है। इंटरनेशनल सोलर, अंतर्राष्ट्रीय सोलर क्षेत्र में भी हम लोगों ने आगे बढ़ रहे हैं। वैसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, कुछ पॉइंट आउट किया है आपके सामने। और ये सब चीजें एक विदेश नीति का हिस्सा भी, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली विदेश नीतियों को सपोर्ट करती हैं, एक भारत का छवि, प्रोफाइल को उठाने के लिए। साथ में ये भारत का एक कंसर्न भी दिखाता है, भारत की एक सोच दिखाती है कि हम कितने चिंतित हैं पूरे विश्व को एक परिवार की तरह, पूरे विश्व को एक साथ उठाने में। तो फाइनली लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में, उन्होंने, उनकी विदेश नीति की टीम ने व्यापक चुनौतियों से निपटने के लिए ना खुद को बहुत विश्वसनीय बना लिया है। तो इतना विश्वसनीय बना लिया है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि ना सिर्फ भारत के लोग, इस हमारी पूरी टीम को, चाहे भले वो मोदी जी हों, जयशंकर जी हों, अजीत डोभाल हों और एम्बेसडर्स हों, सब ये मानते हैं कि विश्व में किसी भी तरह की स्थिति बने, किसी भी तरह के चैलेंज आए, चुनौतियां आए, भारत की जो विदेश नीति की टीम है वो सबको हैंडल कर सकती है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। और तो और पाकिस्तान के लोग, नेता, यूट्यूबर्स हमारे विदेश नीति की टीम की बहुत बड़ाई करते हैं, सबको विश्वास है। और आज तो विश्व परिवर्तन के दौर में है, बहुत उथल पुथल चल रही है, और ये उथल पुथल भारत के लिए जो चैलेंज है, चुनौती है, कि भाई आने वाले वर्षों में इस उथल पुथल में भी आप अपनी स्थिति कैसे बढ़ाएंगे, कैसे अधिक परिणामी, दूरगामी परिणाम भारत के फेवर में लेके आएंगे, और कैसे हम वैश्विक स्तर पे एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का हमको अपॉर्चुनिटी भी, अवसर भी है। क्योंकि इस उथल पुथल ये हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक विश्व के खिलाड़ी के रूप में उभरें। तो चौहान साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे दर्शकों के लिए सारी चीज़ें क्लियर कर दी। विदेश नीति एक ऐसा इशू है जिसके बारे में एक बार में तो हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए, क्योंकि आज हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करी। अभी ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे कि यूएस है, पूरा यूरोप है, रशिया, चाइना, इन सब के साथ भारत के कैसे संबंध रहे पिछले 10 सालों के अंदर, भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है, उनके बारे में भी डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए पक्का आज के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सारा चीज़ें बताने के लिए कि कैसे 10 सालों के अंदर भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है कैसे काम करी, कैसे भारत ने अपनी छवि को बहुत बोलते विश्व स्तर पे यहाँ पे बढ़ाया है। थैंक यू, धन्यवाद नील भाई, और साथ में आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस हिसाब से भारत की विदेश नीति किस हिसाब से अपने सबसे पीक पे काम कर रही पिछले 10 सालों के अंदर, भारत का स्ट्रेचर जो है पूरी दुनिया में कैसे बढ़ा है। ये विदेश नीति ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम आपको आने वाले टाइम में और भी हमारे एपिसोड्स आने वाले, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे यूरोप के साथ, यूएस के साथ और पूरी दुनिया में भारत की जो स्ट्रेचर है कैसे बढ़ा है यहाँ पे।
आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। आपके जो भी विचारों नीचे साझा करना, आपको कौन सा इंसिडेंट सबसे अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा नीचे ज़रूर बताना, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको वो भी नीचे ज़रूर बताना। एक हेल्दी डिस्कशन होना ही चाहिए। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है। और इस सब्सक्राइब बटन को जो दबा देना, इसको दबाने से हमारे स्पेशल मेंबर बन जाते हैं। और ये जो घंटी का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो, नया पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आएगा, सबसे पहले आपकी बेल घंटी बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई ने नया वीडियो डाला है। तो प्लीज़ घंटी के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे या किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो करना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।